हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी ही हमारा सेकंड यूनिट की रिवीजन चल रही है। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशन बिटवीन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जे करंट डेंसिटी, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ रिलेशंस हम ड्राइव कर भी चुके हैं जो अभी आपको काम दिया था। तो यहाँ पर हम फुल डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय जे करंट डेंसिटी, वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय एन ई रो वी डी वी बाय एन ई रो एल। ये इस तरह से हम कुछ रिलेशन को ड्राइव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज कैरियर्स का अपोजिशन, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने से रोकना। पर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? विरोध करने का उल्टा मतलब सपोर्ट करना, मतलब चार्ज कैरियर्स को जाने देना। कहने का मतलब जैसे वहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था कि कितना अपोज करने की टेंडेंसी है कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर को। पर कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? कंडक्टेंस का मतलब होगा कि उस कंडक्टर के अंदर कितना सपोर्टिव फोर्स है, या कंडक्टर के अंदर कि वो चार्ज कैरियर को कितना अलाउ करता है अपने में से मूव करने के लिए। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अपोज करने का उल्टा सपोर्ट करना। इसका यूनिट क्या होता है? मोह। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, OHM, ओम। उस कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस की यूनिट का उल्टा MHO, MHO। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा मीन्स रो का उल्टा क्या होगा हमारे पास? कंडक्टिविटी। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? MHO पर मीटर मीन्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल के ऊपर या उसमें से फ्लो करने वाले करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप साइज़ के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करता है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। ये तो सिंपल हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू M डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। अब हम क्या करते हैं? जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो कंडक्टर के अंदर हमारे इनमोबाइल आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो अपनी पोजीशन पर लार्ज फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनके साथ उसका कोलिजन मोर फ्रिक्वेंट होगा, मतलब बहुत जल्दी कोलिजन होगा, और कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज ड्यू टू द मोर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और जिसके कारण क्या होगा? एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम मीन्स रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो इसके साथ क्या होगा? अगर हमारा टाओ ये अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, टाओ अगर हमारा क्या करता है? इंक्रीज़ करता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। बट यहाँ पर अगर हमारा टाउ डिक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। तो हम सीधा कह सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन जल्दी होंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। तो सीधा इफेक्ट क्या आया कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। और उसके लिए हमारे पास एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या आता है? RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 इंटू T। अब यहाँ पर RT क्या है? या आप इसको एक और फार्मूला कह सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, R1 T2 माइनस R2 T1।
आप इसमें से फर्स्ट फॉर्मूले को ही याद करेंगे। आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री। R2 क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। और R1 क्या है, रेजिस्टेंस एट द T1 डिग्री सेल्सियस। और R2 क्या है, रेजिस्टेंस एट द T2 डिग्री सेल्सियस। मीन्स R नोट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, RT क्या है, फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट द फाइनल टेम्परेचर। R1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है, और R2 क्या है, T2 टेम्परेचर के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है। तो आप इसमें से फर्स्ट फॉर्मूले करोगे तो अल्फ़ा क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा हमारे पास होगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू में T। ओके, नेक्स्ट है, अभी एक पॉइंट और इसमें रह गया है हमारे पास। हाँ जी, अगर हमारा R2 R1 से ग्रेटर है, मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, तो हमारा अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब कि अल्फ़ा नेगेटिव किसके लिए होगा, अल्फ़ा नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है कलर कोडिंग स्कीम फॉर कार्बन रजिस्टर्स। अब हमारे पास क्या होते हैं कि जो प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस के कंपोनेंट होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, उसको हम लैब में देख भी सकते हैं। अब जो हमारे पास रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर होते हैं, उसके ऊपर एक कलर की कोडिंग होती है, और उसके कलर कोडिंग स्कीम को देख के हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस कलर कोडिंग स्कीम को सीखने के लिए हमें एक पैटर्न को याद रखना पड़ेगा। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, उसके ऊपर 4 रंगों की एक स्पेक्ट्रम बना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक जो बना हुआ है, ब्लू कलर की एक लाइन लगी है, फिर ब्राउन कलर की लाइन लगी है, फिर वॉयलेट कलर की लगी है, फिर ब्लैक कलर की, और 3 लाइनें इकट्ठी होंगी, और उसके लास्ट में एक और लाइन होगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर या विदाउट लाइन भी हो सकता है। तो इस कलर के पैटर्न को देखकर हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट कलर की लाइन होगी, द फर्स्ट 2 रिंग्स, मीन जैसे हमारे पास पहले 2 रंगों के जो कलर है, जो रंग हैं, तो उसके कलर को देख के हम क्या पता लगेगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर पता लगेंगे। मीन्स द फर्स्ट 2 रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस इन द ओम। Next, the third ring indicates the decimal multiplier, means power of 10, or for the last ring indicates the tolerance in percent about the indicate value। कि टॉलरेंस का मतलब कि उसमें एरर, कि इस वैल्यू के अंदर इतने कितने परसेंट अप डाउन या प्लस माइनस हो सकता है, कि एरर कितने परसेंट होगा। जैसे इसके लिए हमारे फॉर एग्जांपल क्या है, ए मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बी मतलब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, इनटू 10⁻⁻C मतलब थर्ड कलर की जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, 10 मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ द 10 की पावर C, प्लस माइनस कितने परसेंट, जो फोर्थ कलर होगा D%। तो इतना हमारे पास, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर कोडिंग स्कीम से रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पैटर्न याद करना पड़ेगा, और उसके एक हर नंबर से जुड़ा एक नंबर, हर एक कलर से जुड़ा हुआ एक नंबर होगा। जैसे ब्लैक से 0, ब्राउन से 1, रेड से 2, ऑरेंज से 3, येलो से 4, ग्रीन से 5, ब्लू से 6, वॉयलेट से 7, ग्रे से 8, वाइट से 9। और ये फोर्थ कलर गोल्ड के लिए 5% ऑरेंज, सिल्वर के लिए 10%, और अगर इनमें से फोर्थ कलर कोई भी कलर की स्ट्रिप ना लगी हो तो नो कलर के लिए 20%, उसमें एरर 20% होगा। अब इस कलर के पैटर्न को हम कैसे याद कर सकते हैं, अभी इसको याद करने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट कलर की स्ट्रिप है ब्राउन, ब्राउन में का नंबर क्या है 1, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा हमारे पास अगला कलर क्या है वी, वॉयलेट, वॉयलेट के लिए नंबर है आपके पास 7, तो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या आया 7। इनटू में थर्ड कलर क्या है आपके पास ब्लैक, ब्लैक के लिए नंबर कितना है 0, मीन्स 10 की पावर
0। उसके बाद लाइन कौन सा, फोर्थ कलर कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो टोटल वैल्यू कितना 17 इंटू 10⁻0 मीन्स 17 प्लस 5% टॉलरेंस। तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा 17 प्लस माइनस 5%, 17 का 5% जितना होगा उतना इसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास अगर कलर स्ट्रिप कैसे है, पहला कलर ग्रीन, दूसरा रेड, फिर ब्लू और फिर सिल्वर। तो ग्रीन से जुड़ा हुआ नंबर कौन सा है, ग्रीन से जुड़ा हुआ हमारे पास नंबर है 5 और रेड से जुड़ा हुआ 2। तो फर्स्ट कलर से पहला सिग्निफिकेंट फिगर 5, दूसरा कलर क्या है रेड, रेड से क्या होगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 2 इनटू में थर्ड कलर ब्लू मतलब 10 की पावर, मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ द 10 पावर कितना होगा बी का मतलब ब्लू 10⁻6। अब फोर्थ कलर सिल्वर है, सिल्वर के लिए हमारे पास कितना है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस वैल्यू 10%, तो नेट टोटल वैल्यू कितनी होगी 52 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10% ओम, इतना इसका वैल्यू हमारे पास होगा। फोर्थ है जैसे इसको भी आप चेक कर सकते हो, 17 कोई कलर नहीं है तो टॉलरेंस वैल्यू 20% आया। अब इस कलर पैटर्न को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है, इसको अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, मीन्स इसका फर्स्ट कैरेक्टर यह बीबी रॉय। फर्स्ट बी मतलब ब्लैक, सेकंड बी मतलब ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ग्रेट का जी अगर लें तो ग्रीन, ब्रिटेन का बी अगर लें तो ब्लू, वेरी का मतलब वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट, एंड गुड का अगर जी लें तो ग्रे, और वाइफ का अगर हम डब्ल्यू लें तो वाइट कलर। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को याद कर सकते हैं। आप कलर को इस सीक्वेंस में याद करें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, और हर कलर को एक नंबरिंग दे 0 से लेकर 9 तक। इस तरह से हम इस पैटर्न को याद कर सकते हैं। हमारे पास दूसरे और भी कलर कोडिंग स्कीम होती है रेजिस्टेंस की, कार्बन रेजिस्टेंस की। उसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस के ऊपर अलग अलग कलर की लाइन नहीं होगी, हमारे पास क्या होगा रेजिस्टेंस का एक कलर होगा और उसके एंड कलर अलग होंगे, एक डॉट का निशान होगा और एक कलर की स्ट्रिप होगी। तो उसको याद रखने का तरीका क्या होगा, जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर क्या बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड कलर क्या बताएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो डॉट कलर है वो क्या बताएगा मल्टीप्लायर फैक्टर, और फोर्थ जो हमारे पास जो रिंग का कलर है वो क्या बताएगा उसकी टॉलरेंस वैल्यू। फॉर एग्जांपल येलो क्या है बॉडी कलर है येलो के लिए, और रेड क्या है एंड कलर है, ब्लू क्या है डॉट कलर है, और गोल्ड रिंग है हमारे पास। तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा YRB, मतलब वाई येलो के लिए नंबर, रेड के लिए नंबर, ब्लू को लिए पहले दो क्या बताएंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट बॉडी कलर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, डॉट कलर 10⁻, कितना है, और जो रिंग कलर है वो कितने परसेंट है। तो कलर पैटर्न को पीछे से देख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 42 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 5% ओम। अब रेजिस्टेंस को हम कुछ कम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में 10th क्लास में आता था, तो थोड़ा सा भी हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास किसी सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 किस तरह से जुड़ते हैं कि सभी रेजिस्टेंस R1, R2 एक ही लाइन में जुड़े हैं, मतलब हमारे पास करंट का केवल एक ही रास्ता रहता है कि जितना करंट R1 से जाएगा उतना ही करंट R2 से जाएगा, जितना करंट और उतना ही करंट R3 से जाएगा। तो सीरीज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा, हर रेजिस्टेंस से करंट सेम होगा पर पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगा वो सभी का सम होगा, तो मतलब R की वैल्यू सभी से ज़्यादा आएगी। सिमिलरली पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा कि हमारे पास सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड या फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर जुड़ा होगा, सेकंड एंड दूसरे एंड पर जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास करंट के अलग अलग पाथ बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा करंट डिवाइड होगा पैरेलल में, पर सभी को पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सोर्स ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ मतलब
बैटरी का पोटेंशियल कितना है। ईएमएफ को अगर फुल फॉर्म हम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी कंडक्टर के अंदर करंट कब जाएगा, जब उसके ऊपर बैटरी लगेगी। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो उस बैटरी का मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसी कंडक्टर के ऊपर लगता है और उसमें से वो करंट को फ्लो करा सकने की टेंडेंसी रखता है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस सेल से की मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा कि, और उस समय कि जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि जब सेल से करंट ड्रॉ करता है तो उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाती है। तो मतलब उस सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो किसी कंडक्टर के ऊपर लग सकता है और चार्ज कैरियर्स को मोटिवेट कर सकता है फ्लो कराने के लिए, पर अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हमारे पास डिफरेंस आता है कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ एंड द पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जब बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, मीन्स सर्किट क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, वो क्लोज सर्किट में हम इसको निकालते हैं। ईएमएफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल सेल के ऊपर, सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सर्किट के या उन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। EMF इज़ यूज फॉर ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF। जो EMF टर्म है वो किसके लिए यूज होती है, केवल सेल के या सोर्स ऑफ EMF की जो करंट को फ्लो कराने की टेंडेंसी रखता है। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन्हीं भी सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा सकती है। पर जो EMF होगा वो पर्टिकुलर किसके लिए, केवल सेल के लिए बात की जाएगी। उसके बाद पोटेंशियल EMF इट इज़ ग्रेटर, मीन्स इट इज़ का मतलब EMF इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हमेशा EMF की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा रहेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन EMF व्हेन सेल इज़ बीइंग चार्ज। जब हम उसको सेल को चार्ज करते हैं तो उस समय पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा हो सकता है, केवल चार्जिंग के दौरान। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हमने इस सेकंड यूनिट के अभी थोड़ा सा और रिवाइज़ किया है, बाकी हम अगले वीडियो के अंदर इसको करेंगे। ओके।